नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थवी अचीवर्स में। एक बार फिर मैं प्रेजेंट हूँ आपके लिए एक नई क्लास के साथ। आज जो मैं कल की क्लास का ऑब्जेक्टिव पोर्शन लेके आया हूँ, पिछली क्लास में जहाँ हमने सब्जेक्टिव पोर्शन को पूरी तरीके से समझा था, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोत को, आज हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपके पिछले क्लास की जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका आज आप रिवीजन कर पाए, इसके साथ साथ जिस एग्जाम की प्रकृति और उसके नेचर को भी पूरी तरह से समझ पाए। तो आज हम लेके आए हैं फॉरेन एलिमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशंस के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधिहन शक्तियां को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहां से लिया है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारा स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होती है वो कितने लेवल पे होती है? 3 लेवल पे होती है, जिसमें 3 सूचियां भी होती हैं। ठीक है, लेवल भी 3 होता है। लेवल का मतलब एक सेंटर होता है, दूसरा स्टेट होता है, और एक जो होता है वो आपका लोकल बॉडीज होता है। ठीक है, और सूची भी हमारे 3 तरीके की होती है। एक अगर आप देखेंगे तो एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक सम्मति सूची होती है। ये सारी जो संघीय व्यवस्था की बात की गई है, अगर हम बात करें यहाँ संघ और राज्यों के बीच में विधियन शक्तियों की बात की गई है, शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, तो ये आपका लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, जहां पे विधियन शक्तियां जो बताई गई हैं एक संघीय व्यवस्था के तौर पे, वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बताई गई हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है। तो सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला है? ऑब्वियसली उसने डाला होगा जिसने सबसे ज्यादा आर्टिकल्स जिससे लिए गए हैं। और कल के क्लास में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा आर्टिकल्स किससे लिए गए हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं। तो यहां पे क्या होगा, भारत के संविधान पर प्रभाव सबसे ज्यादा कौन डालेगा, यानी मेजर इंपैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन किसका पड़ता है? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही पड़ता है, क्योंकि यही क्या होता है, मेजर सोर्स होता है। ठीक है, ये मेजर सोर्स भी होता है और ये लेंदियस सोर्स भी है। ठीक है, लेंदियस सोर्स भी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की बात करें, को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? अगर आप पिछली क्लास में शॉर्टकट जो मैंने बताया था उसमें एंड बताया था मैंने शॉर्टकट, क्या आयरलैंड से क्या होता है, एंड होता है। एंड में क्या होता है, एक होता था इलेक्शन, इलेक्शन किसका, इलेक्शन होता था प्रेसिडेंट का, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, एन फॉर नॉमिनेशन होता था, नॉमिनेशन किसमें होता था, राज्यसभा में, यानी मनोनयन। और यहां पे आपका निर्वाचन पद्धति किसकी, राष्ट्रपति की। और डी फॉर होता था डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये किससे लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। किससे, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, एंड का एंड ले लिया गया था। तो यहां पे क्या होगा, सी ऑप्शन, क्या, आयरलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स की बात सबसे ज्यादा कौन करेगा, जहां जब सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलती है। तो राइट्स की बात वही करेंगे जिनके पास एक क्लियर कट लाइफ स्टाइल होगी। ठीक है, जब आप अपने राइट्स की बात तभी कर पाएंगे जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा होगा और आप टेंशन फ्री होंगे, तभी आप अपने अधिकारियों की डिमांड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैंने एक ये तरीका बताया था याद करने का कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं पिछली क्लास में। तो उसी के आधार पे अगर हम बोलते हैं राइट्स की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स।
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। और ये कहां से लिया गया? यूएसए के लिया गया, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा क्यों है? लेंडियस कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है ये? ठीक है, इसका मेन रीजन है, हमने बताया था दो सोर्स थे, एक इंटरनल सोर्स था और एक एक्सटर्नल सोर्स था। एक्सटर्नल सोर्स में बाहर स्रोत जो थे, उसमें हमने अमेरिका के संविधान से भी लिया है, हमने यहाँ पे आपका ब्रिटेन के संविधान से और अन्य कई देशों के संविधान से जो है हमने अपने संविधान को बनाया है। तो इस वजह से हमारा संविधान लेंदियस जो है संविधान है। और उसके साथ साथ अगला जो कारण बताया गया है, उसमें बताया गया मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। बिल्कुल, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो मौलिक अधिकार लिए गए थे वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो इंडिविजुअल दोनों अलग अलग तरीके से क्या है, सही है, लेकिन अगर इन दोनों को सम अप करेंगे तो वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगा के अगर हम इसको जोड़ते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो बस रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से ये दोनों अलग अलग तरीके से सही हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये किस ऑप्शन में है? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन होगा। अगले पे चलते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक मतलब आपका यूनिटरी या फेडरल, यूनिटरी ना बोल के इसे आपका फेडरल बोलेंगे। फेडरल जो स्ट्रक्चर है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। फेडरल का मतलब ये होता है कि आपका सेंट्रल और स्टेट्स दोनों के बीच में पावर का क्या होगा? डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा होगा दोनों के बीच में। किसके बीच में? आपका राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। और सेंट्रल को यहां में मजबूत बताया गया है, वो किस संविधान से लिया गया था? तो आपको मैंने बताया था सी फॉर कनाडा और सी फॉर सेंट्रल, यानी सेंट्रल की कैसी भी बात आएगी, चाहे वो आपका ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात आएगी, या बात आए आपकी रेसिड्यूरी पावर की, ठीक है, या एक गवर्नर की बात आएगी। ठीक है, जो अपॉइंटेड बाय गवर्नर का अपॉइंटमेंट की बात आएगी, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर का? वो सेंटर करती है, और सेंटर करती है तो सेंटर यहां पे भी था, रेसिड्यूरी पावर भी सेंटर के हाथ में रहती, तो सेंटर यहां भी था। और फेडरल स्ट्रक्चर में भी सेंट्रल के पास ही सबसे ज्यादा पावर होती थी। तो इस वजह से सेंटर की जब बात आती है तो कनाडा का संविधान वहां पर एग्जिस्ट में आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? कनाडा या कनेडा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मतलब इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है। ठीक है, की व्यवस्था ली गई है, किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, या आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आपको पता है कि अभी मैंने देखा था एंड, आयरलैंड में एंड था, तो उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज यानी जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, वो किसमें की गई है? आपका इसी एंड में ई में की गई है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और ये एंड कहां से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से। किससे लिया गया था? आयरलैंड से। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा का प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण को प्रभावित करते हैं। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, या आयरिश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के लिया गया है?
ये सोर्स कहां से लिया गया है, जहां पे आपको बोला जाता है कि 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे, यानी जो 12 लोग होंगे मनोनीत होंगे, जिनके अंदर प्रतिभा हो, अनुभव और सेवा हो, और जो रिप्रेजेंट करते हो, और राष्ट्रपति के द्वारा वो जो है आपका राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। वो किस संविधान के स्रोत से लिया गया है, किस देश के संविधान के स्रोत से लिया गया है, तो वो अभी आप देख रहे थे एंड में, तो एंड में जहां इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात ई करता था, एंड नॉमिनेशन की बात करता था। नॉमिनेशन यानी मनोनयन, मनोनयन किसका, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से आयरिश गणतंत्र हो जाएगा या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई। अगर आपके पास अधिकार होंगे तो आप अधिकार लेने के लिए के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ेगा, तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। और ड्यूटीज कौन निभाते हैं, अच्छे दोस्त निभाते हैं। दोस्ती किससे हो गई थी, रशिया से, ठीक है, रूस जो था उससे क्या थी, हमारी अच्छी दोस्ती थी पहले से, और जब दोस्ती अच्छी थी तो हम क्या करते थे, अपनी ड्यूटीज को भी निभाते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका रूस का संविधान। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, किसकी बात कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू का क्षेत्र सीमित है। हाँ, हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है वो सीमित है। एक्चुअली हम लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है कि जो विधि द्वारा प्रक्रिया होती उसको ही फॉलो करते हैं हम लोग। जुडिशियल रिव्यू के केस में ये होता है कि जुडिशियल रिव्यू कभी कभी किसी किसी केस में कुछ निर्णय हो जाता है जो उस परिस्थिति के अनुसार तो सही होता है, लेकिन करंट के स्टेटस में जैसे जैसे समाज इवॉल्व करता है, जैसे जैसे समाज में व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, चीजों के बारे में ज्ञान बढ़ता है, उसके साथ साथ जो है कानून की प्रक्रियाएं भी थोड़ी शिथिल की जा सकती हैं। ये शिथिल प्रक्रिया के तहत जो है जो निर्णय लेने की क्षमता होती है आपका जुडिशरी की, वो भी थोड़ी थोड़ी लिबरल होती चली जाती है। और इसी कारणवश क्या होता है कि पिछले निर्णय के आधार पे जो है कभी कभी हम नया निर्णय भी सुना सकते हैं उसको बदल कर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस अभी इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जितना कि यूएसए के केस में है, ठीक है। तो इस केस में जो जुडिशियल रिव्यू की जो लिमिटेशंस हैं वो सीमित है, कहां पे, भारत के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि हम अगर आर्टिकल 21 देखते हैं तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को हम पूरी तरीके से फॉलो अप करते हैं, ठीक है। हमारा जो भी कानून होगा वो एक प्रोसीजर के थ्रू चलेगा, उसमें कोई अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, यानी प्राकृतिक न्याय के नियम को फॉलो किया जाता है। और जो प्राकृतिक न्याय का नियम है वो आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से अप्लीकेबल होता है। वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं वो अप्लीकेबल होता है। हाँ, हमारे यहाँ जो है न्यायिक पुनरीक्षण की बात जो है किसी भी आर्टिकल में नहीं की गई है, ठीक है, किसी भी आर्टिकल में नहीं की गई है। लेकिन इनडायरेक्टली ये रेफर होता है किसमें, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में ये इनडायरेक्टली रेफर होता है, ठीक है। अब उसके बाद कारण की बात करते हैं तो कारण में क्या लिखा गया, भारतीय संविधान उधार वस्तुओं का भरा थैला है। ये भी सही है क्योंकि हमने डिफरेंट सोर्सेस से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को लिया है, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ, जो वर्ड के डिफरेंट सोर्सेस हैं आपके अलग अलग कंट्रीज के, उनसे बनाया है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यहां पे भी नहीं रिलेट करते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सही होगा। तो आपका दो आपके टेबल दे रखी है, ठीक है, उसके तहत क्या व्यवस्था है उसको देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए हैं, डीपीएसपी की बात कहां से होगी, आपका आयरलैंड से होगी। मूल अधिकार कहां से होंगे, अमेरिका से, यानी ये 3 हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद मूल अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे आ गया है, सॉरी, तो ये आपका 5 हो जाएगा। संघ राज्य संबंधों के बीच समवर्ती सूची, ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, थर्ड सूची, ठीक है। तो 3-5-1 किसमें है, 3-5-1 सॉरी 3-5
एक इसमें डी ऑप्शन में है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक इसी तरह से मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें समवर्ती सूची की बात की गई, यानी ये थर्ड सूची की बात की गई। और जब हम थर्ड की सूची की बात कर रहे थे तो हमने बोला था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमने वर्ड लिया था ट्रेल, ट्रेल में हमने पहला और लास्ट वर्ड लिया था। तो टी से हम लोग थर्ड भी बोल रहे थे, ठीक है, थर्ड बोल रहे थे। और ट्रे से हम लोग ट्रेड लिए थे, ठीक है, और एल से लैंग्वेज लिए थे। ठीक है, ये तीन चीजें हमने ली थी इस वर्ड से, ट्रेल से, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेल से, जिसमें थर्ड क्या था, थर्ड सूची था, टी फॉर ट्रे, थर्ड, थर्ड मतलब थर्ड सूची था, ट्रे मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड यानी आपका जो व्यापार करने के जो प्रक्रियाएं हमने ली थी वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। और उसके बाद एल फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज किसकी, भाषा किसकी, प्रस्तावना की भाषा हमने इससे ली थी, किससे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ये सब लिए थे। तो तीसरी सूची क्या होती थी, समवर्ती सूची होती थी। ठीक है, तो इस केस में समवर्ती सूची क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, विधि का शासन। अब विधि का शासन हमने बोला था कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ किसका होगा, जहां पे रूल होगा, कहां, ब्रिटेन पे रूल बनाया था, ब्रिटानिया बिस्किट के लिए। अगर पिछली क्लास आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि हम बिस्कुट, जो ब्रिटानिया का बिस्कुट था पार्ले, उसको बांटने के लिए रूल, एक रूल बनाए थे, तो उसी रूल से निकला था रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो किससे, ब्रिटिश संविधान से, यानी इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 कहां दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये भी मैं एज फॉलोइंग है, इसमें आपात से संबंधित उपबद्ध संविधान किससे लिया गया, तो ये आपका वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर, यानी यहां पे 2 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, अभी देखा है आयरलैंड से। ठीक है, मूल अधिकार किससे लिए गए, अमेरिका से, तो ये 1 हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली, तो ये किससे ली गई है, आपका यूके से, तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 कहां पे, 2 4 1 3 सी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत की बात की जा रही है। अभी फिर से मौलिक अधिकार, तो ये यूएसए हो जाएगा, यूएसए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आ जाएगा, आयरिश संविधान में आ जाएगा, तो आयरिश संविधान 3 हो जाएगा। 4 3 किस में है, 4 3 आपको किस में, 2 में दिख रहा है। तो आगे चलते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार किस में आई थी, तो वो आपकी आई थी ब्रिटिश संविधान में। किस में आएगी, ब्रिटिश संविधान में आएगी, तो ये पहला हो जाएगा। तो 4 3 1 किस में है, 4 3 1 सी ऑप्शन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था रखते हैं, किससे रखते हैं, केवल यूके में, केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो ये किस में है, भारत और यूएसए दोनों में है, जहां पे न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। क्योंकि हमने कहां से लिया है ये व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया तो अमेरिका के संविधान में तो होगा ही होगा, और साथ साथ ये भारत के संविधान में, क्योंकि उससे हमने बोरो किया है, इस वजह से यहां पे भी होगा। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत है। अभी देखा था समवर्ती सूची कैसी थी, थर्ड सूची थी। कहां से लिया गया था इसे, अभी दिया था ना, ट्रेल, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो टी था, थर्ड था, यानी तीसरी सूची क्या थी, सम्मति सूची होगी। तो सम्मति सूची कहां से लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, इतनी बार आ चुका है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। ये कथन कहां से लिया गया है, ये कथन आपका लिया गया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने का विचार ग्रहण कहां से किया गया है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जहां पे
आपका राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि अगर आपातकाल आता है तो वो शक्तियों को कैंसिल भी कर सकता है, जो मौलिक अधिकार के रूप में आपको शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां मैच द फॉलोइंग है और आपका संविधान के लक्षण क्या है और किस देश से लिया गया है उसकी बात करें। मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया होगा, तो ये यूएसए का 2 हो जाएगा। शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है, वो कहां से लिया गया है, यूके से, तो 1 हो जाएगा। 2 1 कहीं पे दिख रहा है, 2 1 इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन की देन है? तो अभी आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, सचिवालय व्यवस्था भी होती है, लोक सेवा आयोग, अगर हमने देखा है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश शासन में 1935 का भी आ सकता है और ब्रिटेन से जो इटसेल्फ दिया गया है वो भी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश शासन की देन, इसका मतलब ही ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो लिया गया है वो चीज पूछी जा रही है। तो अगर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था या वो किससे ली गई, सचिवालय व्यवस्था जो उसी का एक पार्ट है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही कर रहे थे। और विधि का शासन, ठीक है, यूएस, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया। तो इसमें 3 चीजें जो है ब्रिटेन से ली गई है। फाइनेंस कमीशन जो है संविधान लागू होने के बाद एक व्यवस्था बनाई गई थी। फाइनेंस कमीशन, जब प्लानिंग कमीशन आया था उसके बाद ही इसको डेवलप किया गया था। यानी आपका जो योजना आयोग आया था जो बाद में बना था, 1952 से लागू हुआ था, उसमें ये व्यवस्था कहीं चालू की गई थी। तो उसमें फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया था कि जो आपका वित्त आएगा वो किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, इसके बारे में व्यवस्था की गई थी। तो ये नहीं होगा। तो 1 2 और 4 किससे, इसी से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सत्व सिद्धांतों को सम्मिलित किया है। किसने किया है, आयरलैंड ने किया है। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत सही से मिलान करें। बिल ऑफ राइट्स एवं न्यायिक पुनरावलोकन किसने किया है, यूएसए ने। तो यहां पे क्या होगा, ये आपका एबीसी, तो ये सी होगा। ठीक है, लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था किससे, इंग्लैंड से होगी, तो ए होगा। ठीक है, नीति निर्देशक तो आयरलैंड यानी बी से होगा, तो सी ए बी कहां होगा, सी ए बी जहां होगा वहीं सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 के वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण यानी आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, किसकी बात कर रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां पे हो रहा है, आपको पता ही है अमेरिकन संविधान की देन है। ठीक है, कि कानून की रक्षा भी उतनी ही होगी जितनी जो है कानून के समक्ष व्यक्ति की होती है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं ये, और ये अनुच्छेद 14 में हमारा है दिया भी गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेशनल सिंबल्स कुछ है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्का है, चक्का मतलब जो चक्र है, वो किसका प्रतीक है, तो वो किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। ठीक है, वो न्याय का प्रतीक है। जो आपका राष्ट्रीय ध्वज में चक्का है वो न्याय का प्रतीक है। और हमारे पास न्याय भी क्या होता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सभी तरह के न्याय होंगे। ठीक है, यानी जो आपका चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो आपका सामाजिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, सबको वोट देने का अधिकार सबको है। सामाजिक न्याय की बात करता है जहां पे, हाँ सॉरी, वोट देने का अधिकार जहां पे आपका राजनीतिक न्याय की बात करता है। सोशल में सबको समान रूप से जो है जितने भी अधिकार ये योजनाएं का लाभ मिलना है वो सोशल में होता है। इकोनॉमिक में होता है आर्टिकल 16 जिसमें बात करता है, आर्टिकल 15 बात करता है, वो इकोनॉमिक, आर्टिकल 16 इकोनॉमिक न्याय की बात कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आपका भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया, तो राष्ट्रीय चिन्ह जो अभी चक्का देखा था हमने, चक्र जो देखा था, वो कब किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन उसको भी हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था। ठीक है, इसके बाद आता है भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल।
ठीक है, संविधान के निर्माण में उसका असर तो था ही। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों के लिए आदेशित किया है, बिल्कुल। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है, राज्य के मुखिया को सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो इसमें क्या होगा सब, चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब आपको पता है, ये आपका प्रियम्बल की बात कर रहा है, यानी निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अंततोगत्या क्या बना, प्रियम्बल, उद्देशिका बना, ठीक है। इसकी प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, वो जस्टिसेबल नहीं है, तो ये भी सही होगा, ये तो सही है ही है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। यार अभी हमने देख लिया कि केशवानंद भारती केस से 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था, उसका प्रियम्बल जो था उसको हमने मान लिया था कि वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी के क्रम में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपका सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो जोड़े गए थे, वो प्रियम्बल को ही अमेंड करके जोड़े गए थे। वो अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब वो संविधान का पार्ट हो, ठीक है। तो संविधान का पार्ट था, तो संविधान का पार्ट था तो इसका संशोधन किया जा सकता है, तो किया गया था, तो ये क्या, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं किया जा सकता तो ये गलत है। संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। संविधान की जो प्रावधान है वो हैं, वो लागू रहेंगे। ये सिर्फ एक प्रस्तावना, एक फ्रंट पेज है कि जो बताएगा कि अंदर क्या है। संविधान की प्रस्तावना की बात जो हो रहा है, उद्देशिका की बात यही करा कि किस उद्देश्य से कोई चीज बनी हुई है, तो वो तभी होती है जब वो प्रेम्बल की बात करते हैं कि ये बुक किस लिए बनी हुई है। किताब के फ्रंट पेज पे जो प्रस्तावना लिखा होता है वो इसी बात को कैटर कर रहा होता है कि इस बुक के अंदर है क्या, उसकी एक पूरी की पूरी संक्षिप्ति होती है कि अंदर की बुक में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर तरीके से, तो वो उसको ओवरराइड कैसे कर देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4 सही है, तो 1, 2 और 4 सही है, तो किस में होगा वो 1, 2 और 4 ए ऑप्शन में है, ठीक है। आगे चलते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान वादन या गायन में कितना समय लगता है, 52 सेकंड लगता है, बच्चे बच्चे को पता होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां कितनी है, भाई सब बच्चे बच्चे को पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो, आप जान लो, ठीक है, 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निष्ठ नहीं है, कौन सा नहीं है सन्निष्ठ, तो आपका आर्थिक स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, इन तीनों की गई है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है। आपका 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था, तो ये गाया था सुचिता कृपलानी ने, ठीक है, सुचिता कृपलानी जी ने इसको गाया था, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज ये भी बताएगा कि सुचिता कृपलानी एक और भी महत्वपूर्ण जगह पे इनका नाम आता है, वो किस जगह पे नाम आता है, ये कमेंट सेक्शन में आप अपना रिप्लाई देके बताइएगा कि कहां पे ये सुचिता कृपलानी और किस रीजन की वजह से फेमस है। ये तो है ही इस रीजन की वजह से, एक और रीजन और कौन सा है जिसकी वजह से फेमस है, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आपका संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आप होप करते हैं कि आप इस क्लास को रिवाइज करेंगे और प्रॉपर तरीके से अच्छे से टेस्ट को भी देंगे, और भी चीजों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास को रिवाइज करने के बाद अगर इस क्लास को देखेंगे तो बहुत ही फायदा आपको होगा, ठीक है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।